नमस्कार दोस्तों, अब लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में व्याकरण स्टार्ट करेंगे। जानेंगे व्याकरण क्या होती है। व्याकरण जो है, व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है वी प्लस आ प्लस करण। ये आपका व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है। व्याकरण होता है कि भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का बोध कराने वाले ग्रंथ को हम व्याकरण कहते हैं। पाणिनि के अनुसार ये क्या है? व्याकरण एक ग्रंथ है। कहने का मतलब क्या है? भाषा का शुद्ध लेखन, क्या शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का बोध कराने वाले ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब देखो, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला होता है आपका वर्ण विचार, फिर आपका नंबर 2 में होता है शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। फिर आपका नंबर 3 में होता है आपका वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। अब देखो, इन्हीं तीनों भागों में हमारी संपूर्ण व्याकरण हिंदी की क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब आज हम सब लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण विचार होता क्या है। वर्ण विचार कहते हैं वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करने को वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। कहने क्या है मतलब कि वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करने को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। जिसके माध्यम से हमको क्या है? वर्णों के शुद्ध लेखन का पता चल जाए, वर्णों के शुद्ध उच्चारण का पता चल जाए, उनका शुद्ध प्रयोग करने को पता चल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण देखो, वर्ण बनते कैसे हैं? वर्ण जो है ध्वनियों से बनते हैं। वर्ण क्या होते हैं? ध्वनियों से बनते हैं। कैसे? वर्ण ध्वनियों से बनते हैं। अब देखो, कहोगे ध्वनि क्या होती है? ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इकाई को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब देखो, इसमें ये ध्यान देना है कि अगर आ जाए, जब ये मौखिक शब्द जुड़ा हो, क्वेश्चन में हो कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तभी आप क्या लगाएंगे? ध्वनि लगाएंगे। अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखो, बस केवल थोड़ा, अगर लिखित आ जाते हैं, अगर लिखित आएगा तब आपका क्या होगा? वर्ण होगा। यदि केवल आ जाए, क्या आ जाए? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तब भी आप क्या लगाएंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं।
जब मौखिक हो आपके क्वेश्चन में तब आप ध्वनि लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर लिखित में पूछता है तो वर्ण होती है, यदि ऐसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तब भी आपका क्या होता है, वर्ण होता है, वर्ण होती है। अब देखो आगे, अगर पूछ ले अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। क्या होती है, शब्द होती है। भाषा अगर अर्थ के आधार पर अगर पूछता तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। अगर कह दे भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो ये जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है, ये वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य होती है। अब देखो क्या है, अब जो ये वर्ण है, वर्ण होता है, ये शब्द होता है, ये क्या होता है, वाक्य होता है। अब देखिए वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द, शब्द से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य। सबसे छोटा क्या होता है, वर्ण, वर्ण से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य। तो कहने का मतलब अगर ये पूछ ले भाषा की सबसे बड़ी इकाई बताइए, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। और देखो सबसे छोटी होती है वर्ण, अगर मौखिक पूछेगा तो ध्वनि, लिखित पूछा है वर्ण या लिखित या मौखिक कुछ भी नहीं पूछा, केवल इतना पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको बताना है वर्ण। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। भाव या भावार्थ के आधार पर पूछता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है। वर्ण सबसे पहले हम जाने वर्ण, वर्ण कितने प्रकार, स्वतंत्र एवं सार्थक, स्वतंत्र एवं सार्थक, स्वतंत्र एवं सार्थक, उच्चरित, उच्चरित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, उच्चरित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र एवं सार्थक उच्चरित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब देखो पहला क्या होता है, पहला प्रकार आपका होता है स्वर, क्या होता है, स्वर। और दूसरा क्या होता है, व्यंजन, क्या होता है दूसरा, व्यंजन। अब देखो वर्ण के अगर प्रकार पूछेगा तो वर्ण के प्रकार दो होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम जानेंगे कि स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ये पूछ ले हिंदी में कुल स्वर बताइए, हिंदी में कुल स्वर, हिंदी में कुल स्वर, तब भी आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 9 स्वर होते हैं। संस्कृत में 9 स्वर। संस्कृत में कुल स्वर पूछ ले, संस्कृत में कुल स्वर, कुल स्वर तो आपके 13 होते हैं।
पाली में पूछ ले, पाली में आपके 11 13 होते हैं और प्राकृत में आपके 8 13 होते हैं। यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कुल स्वर, केवल आ गया है कुल स्वर, तो कुल स्वर देखिए ना, इसमें हिंदी दिया हुआ है ना, संस्कृत दिया हुआ ना पाली दिया हुआ, कुल स्वर जो होते हैं 13 होते हैं। कुल स्वर क्या होते हैं? 13 होते हैं। इतना। अब आगे चलते हैं। देखो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। अगर पूछ लें हिंदी में मूल वर्ण, हिंदी में 44 मूल वर्ण होते। कितने होते हैं? 44 मूल वर्ण होते हैं। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। अब देखिए वर्ण के दाहिने 4 मात्राएं लगती हैं। 4 मात्राएं लगती हैं। वर्ण के दाहिने 4 मात्राएं लगती हैं। बड़ा, बड़ी, ओ, औ, ये इतनी वर्ण के दाहिने लगती हैं। वर्ण के बाएं केवल 1 मात्रा लगती। कितनी लगती? 1 मात्रा लगती है। वर्ण के बाएं केवल 1 मात्रा लगती है, छोटी ई। वर्ण के नीचे 3 मात्राएं लगती हैं। 3 मात्राएं लगती हैं। वर्ण के नीचे कितनी मात्राएं लगती हैं? 3 मात्राएं लगती हैं। कौन कौन सी? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। और वर्ण के ऊपर केवल 2 मात्राएं लगती हैं। कितनी मात्राएं लगती हैं? 2 मात्राएं लगती हैं। वर्ण के ऊपर कितनी मात्राएं लगती हैं? केवल 2 मात्राएं लगती हैं। कौन कौन से? ए, आई। देखो हमने कितनी बताया कि हिंदी में 10 मात्राएं होती। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारी टोटल मात्राएं कितनी हो गई? 10। 10 में से वर्ण के दाहिने पूछ लेगा तो वर्ण के दाहिने 4 मात्राएं लगती हैं। वर्ण के बाएं पूछ लेगा तो वर्ण के बाएं केवल 1 मात्रा लगती है, छोटी ई। और वर्ण के नीचे पूछ लेगा तो 3 मात्राएं लगती हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। अगर पूछ ले कि वर्ण के ऊपर केवल 2 मात्राएं लगती हैं। कौन सी? ए, आई। ए, आई ये वर्ण के ऊपर लगती हैं। अब देखो हम जाने स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर। स्वर उत्पत्ति
के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 में आपका होता है ह्रस्व स्वर, नंबर 1 में होता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 में आपका होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, नंबर 3 में होता है आपका संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार पूछेगा तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और तीसरा जो प्रकार होता है वो संयुक्त स्वर होता है। अब देखेंगे हम लोग ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के जन्म का अता पता, जन्म का अता पता ना चले उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के जन्म का अता पता ना चले उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। अब देखो अ, ई, उ, री। अब देखो कितने हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वरों को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को छोटा या लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते? देखो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर अगर पूछ ले कौन कौन से होते हैं तो आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वरों को छोटा स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। और क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है मूल स्वरों की संख्या बताइए। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग चलते, देखो हमने अभी हम उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका ह्रस्व स्वर, नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 में होता है आपका संयुक्त स्वर। तो इसमें हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के जन्म का अता पता न चले उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को छोटा या लघु स्वर भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, देखो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? 2 समान ह्रस्व स्वरों के योग से बनने वाले
स्वरों को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? कि दो समान ह्रस्व स्वरों के योग से मिलकर के जो स्वर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखो, आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर ऊ। तो देखिए ये आ कैसे हम बना, हम तो यहाँ से, हमको यहाँ से पता चल गया कि जब दो ह्रस्व स्वर, दो छोटे स्वर आ गए और दोनों छोटे स्वरों को हम क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो बड़ा हो गया, उसी का क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो इसी प्रकार देखो, ई ई, ये दो ह्रस्व ई जुड़ करके क्या हो गई? दीर्घ ई बन गई। और ये ह्रस्व उ जुड़ करके क्या बन गए? दीर्घ उ हो गए। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर अगर ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछे, उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 होती। कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अगर ऐसे केवल पूछ ले कि दीर्घ स्वरों, सॉरी यहाँ पे है दीर्घ, अगर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो 3 होती है। अगर केवल ऐसे पूछ ले दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती। कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखो फिर से एक बार, दीर्घ स्वर दो समान ह्रस्व स्वरों के योग से मिलकर के बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती, उत्पत्ति के आधार पर 3 होती है। यदि केवल ऐसे पूछ ले कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब हम लोग चलते हैं संयुक्त स्वर। कैसे में चलते हैं? संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? दो असमान स्वरों के योग से बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। देखो इसमें है दो समान ह्रस्व स्वर, इसमें क्या है? दो असमान स्वरों के योग से मिलकर के बनने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखो, आ प्लस ई बराबर ए, और आ प्लस ए बराबर आपका आई। अब देखो इधर, आ प्लस का उ बराबर ओ, और आ प्लस का ओ बराबर औ। क्या? औ। अब देखो क्या है, संयुक्त स्वर कितने हो गए? 2 2 4। तो यहां पर से हमारा एक पॉइंट आ गया, संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर से अगर पूछ ले ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, और ऐसे पूछ ले दीर्घ स्वरों की संख्या तो 7 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों के योग से मिलकर के बनने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।